नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे BSOC 110 सब्जेक्ट कोड की। जी हाँ, सोशलॉजी ऑनर्स की पूरी सीरीज जो है वो हमने आपके लिए कंप्लीट कराई है। एक एक क्लास मैंने आपको सभी मीडियम में दी है, एक इंग्लिश मीडियम में, एक हिंदी मीडियम में, जिसपे मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कराए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको BA सोशलॉजी ऑनर्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज जो हम बात करेंगे सामाजिक स्त्रीकरण की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, और इसकी इंग्लिश मीडियम की क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज जो है ये जो हिंदी मीडियम के कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं दोस्त कि कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। नाम है इस विषय का सामाजिक स्त्रीकरण। क्या नाम है आप डाल सकते हैं, इस विषय का नाम है सामाजिक स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का क्या मतलब है, तरीके से आप कह सकते हैं लेवलाइजेशन। आपको पता है हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है वो कई स्तर यानी लेवल में बटी हुई है ना। वो लेवल्स अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। कुछ जाति के बेस पर बनी हुई है, जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट। कुछ लेवल्स यहाँ पर किस बेस पर बनी हुई है, क्लास के बेस पर बनी हुई है, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास, और फिर आपका लास्ट में कौन सा आता है, आप कहेंगे सर पुअर क्लास। तो अलग अलग लेवल हमने क्या किए, सोसाइटी के अंदर बना रखे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण। अब सामाजिक स्त्रीकरण में एक बात तो आपको समझ में आएगी, जो लेवल्स बटे हुए हैं, ये जो ऊंच नीच का पापड़ा हम खेल रहे हैं कि कोई समुदाय, कोई लिंग, कोई जाति, कोई वर्ग तो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है और बाकी वर्ग क्या है उसके नीचे है। तो ये जो लेवलाइजेशन हो रखा है, ये कई स्टेप में हो रखा है, ये कई कारणों से हो सकता है। रीजन हो सकता है लिंग, इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता भी हो सकती है, जाति भी इसका कारण हो सकता है और वर्ग भी इसका कारण हो सकता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो रीजन है वही इस सब्जेक्ट कोड के कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे और क्यों सामाजिक स्त्रीकरण में ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए दोस्त, अब देखिए सबसे पहले लिंग क्या होता है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है जैविक लिंग यानी जिसे हम सेक्स कह देते हैं, और एक होता है लिंग जिसे हम जेंडर कहते हैं। इसे आप सामाजिक लिंग भी कह सकते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या है दोस्त, इसी का ही दूसरा नाम है सामाजिक लिंग। देखिए आपको पता है ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ईश्वर ने क्या किया है, लगभग सभी प्राणियों को अलग अलग बनाया। अब ह्यूमंस में भी आप देखें मेजरली 2 जेंडर यहाँ पर बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा, है ना। हालांकि और भी जेंडर है, हमने LGBTQ का नाम तो सुना ही है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेल जेंडर की और फीमेल जेंडर की। तो मेल और फीमेल में आप देखें कुछ फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। कुछ क्या होते हैं दोस्तों, कुछ फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप फिजिकल भी कह सकते हैं और इन डिफरेंसेस को आप बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। स्पेशली हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ बायोलॉजिकल, आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं मेल और फीमेल में। तो ये डिफरेंशिएशन जो है, जो फिजिकल या बायोलॉजिकल अंतर जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं भौतिक या फिर जैविक जो अंतर होता है, ये किस कारण से होता है, ये तो प्राकृतिक है दोस्त, ये तो ईश्वर की बनाई हुई देन है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, हर जेंडर का, मेल का अलग रोल फिक्स किया हुआ सोसाइटी में, फीमेल्स का अलग। इस रोल्स के कारण जो हमारा जेंडर बनके तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सोशल जेंडर यानी कि लिंग। ठीक है दोस्त, तो क्या आपको समझ में आया सेक्स और लिंग में अंतर क्या होता है। देखिए लिंग यानी जेंडर एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है जो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर अन्य लिंग पहचानों के लिए क्या करती है, व्यवहार, भूमिकाएं और अपेक्षाएं तय करती है। भाई देखिए, अगर आप सोसाइटी में कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, महिलाओं का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। इनके लिए सोसाइटी ने अलग व्यवहार फिक्स कर रखा, महिलाओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। अब यदि आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता महिलाओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जब कोई पुरुष महिला जैसा व्यवहार करता है तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हो, है ना। तो वही होता है स्पेशली महिलाओं का व्यवहार, ठीक, चाल ढाल, रंग रूप सब कुछ इसमें आता है, वस्त्र वगैरह भी। भूमिकाएं आपको पता है, महिलाएं की जो महिलाएं हमारी सोसाइटी में, इनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग तरीके से क्या की गई है, यहाँ पर फिक्स की गई है। आप कहेंगे सर कैसे, एक माता के रूप में देख लीजिए, एक बेटी के रूप में देख लीजिए, एक बहन के रूप में देख लीजिए, एक पत्नी के रूप में देख लीजिए। तो हर अलग अलग रोल में इन्हें क्या करना होता है, भूमिकाएं निभानी होती हैं, और इनसे अपेक्षाएं भी क्या है, बहुत ज्यादा है। आज की सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं इनसे रखी जाती है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। इनसे कहा जाता है कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। पहले इनसे अपेक्षाएं बड़ी कम होती थी, जब इन्हें 4 दीवारी के अंदर रखने की सलाह दी जाती थी। स्टीरियोटाइप थिंकिंग हुआ करती थी, रूढ़िवादी विचारधारा दुनिया में हुआ करती थी। अब बात करते हैं जैविक लिंग की। ये तो पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर को दर्शाता है, जैसे जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं और हार्मोन।
आपको पता है हार्मोन्स अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, इसलिए हमारे और आप कह सकते हैं मेल और फीमेल्स के बीच में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम जैविक लिंग यानी सेक्स कहते हैं। तो क्या आपको लिंग और सेक्स में अंतर समझ में आया? अब मुझे कमेंट बॉक्स में कोई ये बताएगा इस इंसान यहाँ पर कि फिर आप बताइए जो सामाजिक भेदभाव होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या कहते हैं जिसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो सेक्स के कारण उत्पन्न होता है या फिर जेंडर के कारण, आपको बताना है। ठीक है दोस्त, चलिए ये कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। आगे चलें, थोड़ा सा समझे इस शब्द को। तो इसमें आता है मुख्य बिंदु में लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। व्यक्ति स्वयं को किस रूप में पहचानता है उसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। वो कैसे भी पहचान सकता है, यदि आप देखें तो कैसे भी पहचान सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। लिंग पहचान मतलब व्यक्ति स्वयं को किस रूप में पहचानता है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर या फिर आप कहेंगे गैर द्विधारी। बहुत सारे, अब देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था LGBT और क्यों, ये क्या है दोस्तों, आप देखेंगे लेस्बियन है, गे है ना, बायसेक्सुअल है या फिर आप कहेंगे ट्रांसजेंडर है। तो ढेर सारे जेंडर्स को अब सोसाइटी में एक्सेप्ट किया गया है, रिस्पेक्ट दी गई है और हर व्यक्ति अपने आप को एक अलग रूप में पहचानता है जेंडर के तौर पर, इसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। लिंग भूमिका आपको पता ही है, हर लिंग द्वारा स्पेशली पुरुषों और महिलाओं के लिए तय की गई भूमिकाएं क्या होती हैं, लिंग भूमिकाएं होती हैं, दोनों की अलग होती हैं, आपको पता ही है, आप अपने आस पड़ोस में देखते ही हैं। फिर आती है लिंग अभिव्यक्ति। कोई व्यक्ति अपने लिंग को कपड़ों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से दिखाता है। देखिए ईश्वर ने तो हमें बनाया बायोलॉजिकली अलग, लेकिन हम अलग कैसे हो जाते हैं सोसाइटी में आके, हमारे कपड़ों के कारण, व्यवहार के कारण, खान पीन के ढंग के कारण, हमारे हाव भाव चाल चलन के कारण। इसे ही हम कहते हैं अपनी जेंडर की एक्सप्रेशंस। यदि आपकी जेंडर की एक्सप्रेशंस आपसे मैच नहीं करती तो ठीक भी है और गलत भी है। आप कहेंगे सर कैसे? यदि एक लड़की जैसा बिहेव करती है, मतलब है वो फीमेल लेकिन उसका जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, मेल जैसा, तो फिर भी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इसका रिवर्स करके देखिए आप एक मिनट के लिए, जब एक लड़का है ना क्या करे, लड़कियों जैसा बिहेव करने लग जाए तो उसको सोसाइटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। लिंग और सामाजिक संरचना को समझिए। लिंग और सामाजिक संरचना, नारीवादियों और समाजशास्त्रियों के अनुसार लिंग सामाजिक असमानता का क्या करता है, बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए इसके बाद लिंग और सामाजिक संरचना की बात करें तो जो नारीवादी लोग होते हैं, जो महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं लिंग सामाजिक असमानता का एक प्रमुख कारक है, जिसमें आप देखिए पुरुषों का प्रभुत्व और महिलाओं पर बना रहता है। तो वो कहते हैं कि लिंग को लेकर सामाजिक संरचना कैसी है। पुरुष प्रधान समाज, आपको पता है मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी कह लीजिए या फिर पैट्रियार्कल सिस्टम कह लीजिए, जहां पर पुरुष को प्रधान माना जाता है, पिता की सारी सत्ता बेटे को हस्तांतरित कर दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना में महिलाओं को हमेशा पुरुषों के ऊपर नहीं बल्कि उनके नीचे रखा गया है। उदाहरण के लिए कुछ समाजों में आप देखिए महिलाओं के लिए शिक्षा को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है आज भी। स्पेशली आप देखिए जहां से हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो आप कह सकते हैं नीति है, अभियान स्टार्ट हुआ था हरियाणा, वहां पर महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता था। ट्रांसजेंडर अभी आप कह सकते हैं व्यक्तियों को कानूनी पहचान और सामाजिक स्वीकृति के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है कि लिंग संबंधी मुद्दे पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुके हैं, अभी ज्यों के त्यों कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अब बात करते हैं गतिशीलता। मोबिलिटी शब्द जहां भी आ जाता है दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, उतार चढ़ाव होना, मोबिलाइज होना। मोबिलाइज का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेवल में नीचे। मैंने आपको बताया सोसाइटी में ढेर सारे लेवल्स होते हैं, है ना। अब देखो कास्ट में तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट आज के समय हमारे जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो हमारा स्टेटस है, पैसा है, वर्ग में हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहले हम पुअर थे, फिर मैं IAS बन गया तो मैं कहां पहुंच गया, आप देखिए मैं डायरेक्ट ही रिच क्लास में पहुंच गया, अपर स्टैंडर्ड मेरा हो गया, मैं हायर क्लास में पहुंच गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को क्या कर देता है, बदल देता है। वो ऊपर की तरफ भी बदल सकता है, वो नीचे की तरफ भी बदल सकता है। एक गरीब आदमी की लॉटरी लग गई, वो अपर क्लास हो गया, एक बड़े आदमी बैंकक्रप्ट हो गया, वो नीचे आ गया, है ना। चलिए तो देखिए कैसा हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। जब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बन गया, अपवर्ड हो गया भाई, अपर क्लास हो गया वो। और दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति का दिवालिया निकल गया, बैंकक्रप्ट हो गया, वो लोन नहीं चुका पा रहा है ना, वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता को समझिए। अंतर पीढ़ीगत क्या होती है, इंटरजेनरेशनल। आपको पता है कई बार क्या होता है, एक मजदूर का बेटा इंजीनियर बनता है, दोनों में अंतर है।
क्या है भाई, मजदूर जो था वो एक जनरेशन होगी, बेटा उसका दूसरी जनरेशन हो गया। तो मोबिलिटी कैसे आ रही है, सेकंड जनरेशन से। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मान लो मेरे आने वाले समय मेरा बेटा क्या बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो मेरी जनरेशन की जगह दूसरी जनरेशन में क्या हुई है, चीजें मोबिलाइज हुई हैं, मेरी जनरेशन में सेम थी। लेकिन हो सकता है इंटर जनरेशन बन जाए कि मैं ही अमीर बन जाऊं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सरकारी क्लर्क था, उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, फिर वो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए सेक्शन ऑफिसर बन गया, होता है ना, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, एक ही जनरेशन के अंदर क्या होना, प्रगति होना। तो ऊपर की तरफ होती है अपवर्ड, नीचे की तरफ होती है डाउनवर्ड। जनरेशन, दो जनरेशन के बीच में होने वाली इंटरजनरेशनल, और एक ही जनरेशन में अपवर्ड की तरफ जाना यानी इंट्रा जनरेशनल। पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल मैंने इनका अलग से दिया हुआ है। डन। ये मोबिलाइट आप कह सकते हैं मोबिलिटी होती है। स्पेशली जो आपसे पेपर में पूछी जाती है वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर वाली पूछी जाती है। तो ऊपर की ओर गतिशीलता क्या होती है, जब आपकी सामाजिक स्थिति सुधर जाए। रीजन हो सकता है यही तीन, आप कड़ी मेहनत करें, शिक्षा लें और अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएं। एक गरीब छात्र आईएएस ऑफिसर बन जाता है, उसके जीवन स्तर में सुधार आ जाता है। रुकावटें क्या होती है, जाति व्यवस्था सबसे बड़ी रुकावट है, महिलाओं को ना पढ़ने देना, लैंगिक असमानता रुकावट है, और पैसा ना होना भी रुकावट है। आईएएस ऑफिसर कोई भी बन सकता है, लेकिन वो जमाने गए जब एक गरीब का, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन सकता था, क्योंकि अब एक एक बुक हजार हजार रुपए की आती है दोस्त। बिना किताबों के भी क्या ही आईएएस ऑफिसर बन पाएगा इंसान। नीचे की ओर गतिशीलता की बात करें तो आपकी सामाजिक स्थिति क्या होती है, यहाँ पर गिर जाती है। बेरोजगारी, दिवालियापन इसका रीजन हो सकता है। एक अमीर व्यापारी का गरीब हो जाना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तनाव, आर्थिक असुरक्षा का फील आपको हो सकता है, और आर्थिक संकट क्या हो सकता है दोस्त, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं रुकावट हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो बहुत आसान टॉपिक था। अब देखिए जाति के सिद्धांत को समझते हैं। जाति का आरोपण सिद्धांत ये कहता है कि समाज जाति को कैसे देखता है और कैसे जाति को हमेशा के लिए बनाए रखता है। थोड़ा इतिहास में आपको बताऊं तो जाति की शुरुआत व्यवसाय के आधार पर हुई थी। आप जो व्यवसाय करते हैं, जो ऑक्यूपेशन आपका है, जो काम आप करते हैं, उसके बेस पर आपकी जाति निर्धारित होती थी। लेकिन जो लोग शुरुआत में क्या करते थे, अच्छे कार्य करते थे, अच्छे लेवल के कार्य करते थे, मोटा पैसा कमाते थे, उन्होंने इस व्यवस्था को बंद करना चाहा और उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति को, हमारी गद्दी कोई ना छीन सके, तो इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया गया। तो जन्म आधारित व्यवस्था को हम कैसे आगे तक लेके आ रहे हैं, इसको लेकर कई सिद्धांत है। जैसे आप देखिए धार्मिक और शुद्धता संबंधी सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि भारत की जाति व्यवस्था पवित्रता और आप कह सकते हैं प्रदूषण हटा दीजिए, अपवित्रता कर दीजिए। तो आपको पता भारत की जाति व्यवस्था क्या है, पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत से टिकी हुई है। रीजन क्या है, कुछ जातियों को अपर कास्ट को पवित्र माना जाता है, जबकि शूद्र, आपने उसमें पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था में, शूद्र जातियों को क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, अस्पृश्य माना जाता है, उनको अशुद्ध मान लिया जाता है। हालांकि हमारे संविधान के आने के बाद, और आप देखिए 14 टू लेके 18 आर्टिकल के बीच समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है। अब कोई हमारे साथ अस्पृश्यता का आप कह सकते व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक है, ये सामाजिक स्थिरीकरण को वैध बनाता है, यही तो लेवलाइजेशन करता है ना। कोई शुद्ध है तो वो अपर लेवल पे है, कोई शुद्ध नहीं है तो वो लोअर लेवल पे है, ये समझना है आपको। आर्थिक और व्यवसायिक सिद्धांत क्या कहता है कि जाति जो है लोगों के आर्थिक अवसरों की बंद संरचना है। मतलब सिर्फ इतना है कि हर जाति का यहाँ पर क्या किया हुआ है, पेशा जो है पहले से फिक्स किया हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे ही अपनाते जाते हैं। जैसे कुम्हार मटके बनाएगा, सुनार सोने का काम करेगा, लोहार लोहे का काम करेगा, बढ़ई आप देखिए आप कह सकते हैं कारपेंट्री ही करेगा। तो ये चीजें हैं दोस्त, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी ऑक्यूपेशन को अपनाते जा रहे हैं, तो इससे चीजें और मजबूत होती जा रही हैं। फिर औपनिवेशिक काल आया, ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई कि जाति व्यवस्था को और भी कानूनी रूप मिलता चला गया। ठीक है, जातिगत जनगणना भी उन्होंने करवाई और उसके बाद जातियों को कानूनी मान्यता दिला दी। इससे क्या होगा, डिवाइड एंड रूल, जितने ज्यादा लोग बटेंगे उतना उन पर शासन करना क्या होगा, आसान होगा। आगे देखिए, संघर्षवादी दृष्टिकोण में मार्क्सिज्म में कहा जाता है कि जो ऊंची जातियां हैं वो संसाधनों को मालिक होती हैं और निम्न जातियां लेबर के तौर पर उन पे काम करती है, और इसी के कारण जाति या फिर वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। इस बात पे लगा लीजिए ट्रिपल स्टार। तो मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स इसको कैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि अपर कास्ट सामान्यतः ओनर ऑफ द रिसोर्सेज होती हैं, लोअर कास्ट लेबर के रूप में उनके लिए काम करती हैं, अपर कास्ट उनका शोषण करती हैं। उन्होंने इसे आर्थिक संरचना के तौर पर देखा। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने इसे किस रूप में देखा, आर्थिक संरचना के रूप में देखा था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, मार्क्स की ही बात करते हैं। मार्क्स ने वर्ग के बारे में क्या कहा, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझा दूंगा, यही मार्क्सवादी सिद्धांत होता है। देखिए वर्ग क्या होता है, क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास, कैसे जन्म लेती हैं ये,
उन्होंने कहा कि उत्पादन के मालिक के आधार पर क्या होता है, दो वर्गों का जन्म हो जाता है। एक वो होता है जिसके पास सारी कैपिटल, सारे उद्योग होते हैं, वो मालिक होता है, उसे उन्होंने क्या कहा, बुर्जुआ। क्या कहा दोस्तों, बुर्जुआ। और दूसरे होते हैं प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट क्या होते हैं, आपके जो श्रमिक वर्ग है जो केवल श्रम को बेचते हैं। भाई हम मेहनती लोग हैं, हमारे माता पिता मेहनती थे, हम लेबर के तौर पर काम करते हैं, है ना। मुकेश अंबानी जैसे लोग, आप कहेंगे रतन टाटा जैसे लोग, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो वो क्या है, वो पूंजीपति है, हम क्या है, श्रम है। ये चीजें आपको याद रखनी है। उत्पादन के संसाधनों पर मालिकाना हक के आधार पर क्या होता है दोस्तों, क्लास डिफरेंस होता है। जब आप नौकरी करने जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब को यहाँ नहीं रख सकते, प्राइवेट जॉब को रख लेते हैं। प्राइवेट जॉब में कोई ना कोई कंपनी का मालिक होगा, वो ओनर है, आप वहां पर काम कर रहे हैं, आप लेबर हैं। इसी से दो क्लास ऑटोमेटिकली बन गई। उन्होंने ये भी कहा कि पूंजीपति जो होते हैं मजदूरों को उनके श्रम का पूरा मूल्य नहीं देते। ये बिल्कुल सही बात है। तो जब आपसे 10 रुपए का काम करा लिया जाता है, तब आपको कितने रुपए दिए जाते हैं, आपको 1 रुपया दिया जाता है, या फिर कई बार तो बहुत गंदी कंडीशन में 25 पैसे ही दिए जाते हैं। तो ये पूरा जितना मुझे मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, और यही क्या करता है, संघर्ष को जन्म देता है। इसे हम वर्ग संघर्ष कहते हैं, जहां पर पूंजीवाद का विकास हुआ है सामंती व्यवस्था से, और पूंजीवाद से समाजवाद का उदय लोग चाहते हैं, क्योंकि समाजवाद में कोई अमीर गरीब नहीं होता, सबको इक्वल माना जाता है। समाज की भलाई के लिए सरकार क्या करती है, सभी संसाधनों को इक्वल लोगों में बांट देती है। पूंजीवादी समाज में श्रमिक अपने श्रम और उत्पाद से हमेशा अलग थलग रहते हैं। रीजन क्या है, जिस प्रोडक्ट को वो खुद बना रहे हैं मेहनत करके, उस प्रोडक्ट पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। राजनीतिक और वैचारिक नियंत्रण की बात करें तो आपको पता है पूंजीपति वर्ग जो है सरकार पर, शिक्षा पर, मीडिया पर, सब पर कंट्रोल रखते हैं, और एक ऐसी स्थिति बनाकर रखते हैं जहां पर सिर्फ श्रमिकों का क्या होता रहे, शोषण होता रहे। रिवॉल्यूशन क्या है, अब यहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि श्रमिक अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं, दे कैन डू, लेकिन कैसे, उसके लिए लेके आनी पड़ेगी क्रांति। सुधारों की बात कभी भी मार्क्सवादी विचारधारा में नहीं की जाती, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा हमेशा क्रांति की बात करती है, और स्पेशली इसे हम समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। ऐसी क्रांति चाइना में भी हो चुकी है, और 1917 में सोवियत संघ यानी रूस के अंदर भी एक क्रांति हो चुकी है दोस्त, याद रहेगी आपको इतनी बात। और इसी क्रांति से क्या होती है, समाजवाद और साम्यवाद आता है, और पूंजीवाद जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो स्क्रीन पर आपको हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप क्या कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका यदि हो तो आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको पेड गेस्ट पेपर और जितनी भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोड असाइनमेंट PDF वगैरह मिल जाएंगी। धन्यवाद।